हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई, जब भी हम लोग क्वांट सेक्शन की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेजरली मैंने देखा है अरिथमेटिक में कॉन्फिडेंट होते हैं, नंबर सिस्टम में कॉन्फिडेंट होते हैं, एल्जेब्रा में कॉन्फिडेंट होते हैं, यहां तक कि मॉडर्न मैथ्स भी पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंस होता है। और जब भी मैं उससे पूछता हूं कि भाई क्या रीजन है, तो उनका रीजन होता है सर बहुत सारी थ्योरम्स है, फॉर्मूलेज हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, याद ही नहीं रहता। तो इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली आपके लिए फोकस किया है कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री का एक रिवीजन हो जाए, जिसमें हम लोग ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे एक साथ रिवाइज कर लें, सो दैट इसके आप प्रॉपर्ली नोट्स बना लो एंड अपने एग्जाम में ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आए तो आप भाई आराम से कर पाओ एंड इजीली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। सजेस्ट मैं आपको ये करूंगा कि भाई पूरी वीडियो के प्रॉपर नोट्स बना लेना। एंड अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगे और आपको लगे कि जो रिवीजन की आपको बहुत ज्यादा नीड थी, तो वीडियो लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी रिवीजन वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉलेजेस के फॉर्म एंड कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो एक एमबीए एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं एंड जितनी भी वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहां पे भाई आपको रिवीजन नोट्स मिलते रहते हैं, जनरल नॉलेज के, मैथ्स के, फॉर्मूले के, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स के। तो जाके सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस कभी ना हो। एंड अगर आप एमबीए के एस्पिरेंट हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हो। आप इंडिविजुअल पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकते हो, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए का, जीके का। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे लेक्चर कराए जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं, पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड इसके साथ ही आपको मिलता है आपका स्टडी प्लानर और पोर्टल, जिसमें आपके टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, कोई भी बुक नहीं चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए। फुल फ्लेजेड आपके कैट एंड एमबीए प्रिपरेशन में ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो पेन ड्राइव कोर्स में क्या क्या चीजें मिलती है, तो आपको पता है हर एक टॉपिक के आपको वीडियोस मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो पोर्टल होता है उस पर हर एक टॉपिक का टेस्ट होता है बेसिक एडवांस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। वीकली आपको जीके करंट अफेयर टेस्ट मिलता है। एंड इसके साथ ही अगर आप फुल लेंथ मॉक्स देखना चाहते हो तो कैट के मॉक्स, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबीए, हर एक एग्जाम के मॉक्स आपको मिलते हैं। पेनड्राइव कोर्स की जो किट होती है उसमें आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके डेली गोल्स आते रहते हैं। तो आप अपनी वीडियो देखो, टॉपिक को प्रैक्टिस करो, अपने डेली गोल्स को मीट करो एंड अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जाओ। तो इस पेनड्राइव कोर्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 9958937705 पे आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। एंड जो आपकी पेन ड्राइव किट है, अगर आप ऑर्डर करते हो विद इन 7 to 8 डेज आपके घर पे वो आ जाती है, जिसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो नाउ। सबसे पहले तो ना दिमाग से आप ये बात निकाल दो कि सर हम ज्योमेट्री कर नहीं पाएंगे। मैं इतना आपको डिटेल में समझाने वाला हूं अब कि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप इन कॉन्सेप्ट से अलग होगा और आप नहीं कर सकते। ठीक है यार, तो सबसे पहले देखते हैं। एक हमने देखा ट्राइंगल, एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। एबीसी हमारा ट्राइंगल है, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। दो साइड जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है, तो इट विल ऑलवेज बी कि दो साइड का सम आप करोगे तो तीसरी साइड से उसकी लेंथ ज्यादा आएगी। अगर मैं कुछ ट्राइंगल के बेसिक्स की बात करूं बच्चों, तो अगर मान लो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल में तीन चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले भाई ये जो ये लाइन है, ये लाइन है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना के जाती है। इसके बाद अगर ट्राइंगल को मैं दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दूं, तो इस लाइन को क्या बोलूंगा मैं? इस लाइन को बोलूंगा मैं मीडियन। और मीडियन के बाद ये जो कॉर्नर्स आपका, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इसको क्या बोलता हूं बच्चों? मैं इसको बोलता हूं मैं वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक मिड पॉइंट लगा दूं तो ये दोनों लाइन को डिवाइड कर देगी इक्वली। ठीक है, अच्छा बच्चों, बात आती है कि बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर होता है कि मान लो मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं और ये लाइन
इन दोनों को, इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो मैं बोलूंगा इसने क्या कर दिया, लाइन को, इसने लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। और अगर यही लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे मान लो 60 डिग्री का एंगल है तो 30-30 में डिवाइड कर दें तो लाइन हो जाएगी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, इसके बाद ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले कुछ और प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये प्रॉपर्टीज है कि भाई अगर मान लो दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल बी। और अगर मैं इसकी बात करूं एंगल सी और एंगल डी तो ये दोनों भी हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम दो पैरेलल लाइंस बनाएं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है तो आपको पता है कि एंगल ए जो है, एंगल ए ये वाला, ये इसके तो इक्वल होगा ही बी के, सिमिलरली इसके भी इक्वल होगा चाहे वो सी है, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, दिस मींस एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये हमने बचपन में प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये प्रॉपर्टीज आगे काफी ज्यादा यूज होंगी इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद बच्चों ट्राइंगल्स में देखो क्या चीज होती है, दो तरह तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसपे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो ये तीनों एंगल जो होंगे, ये तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे। फिर आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आता है बच्चों। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो एंगल होता है जिसमें एक जो एंगल होगा वो मोर देन 90 डिग्री होगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो है ये क्या है, ये आपका ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ये वाला एंगल मोर देन 90 है। फिर आपका होता है बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो क्या होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो फटाफट से बच्चों यहाँ पे आ जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है और जो बाकी ट्राइंगल्स होते हैं इनमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मैंने क्या बनाया, इसके अंदर मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक है, अब देखो जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये इन रेडियस है या सरकम रेडियस है। देखो बच्चों सर्कल जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल है, सर्कल क्या है, इनसाइड, तो इनसाइड मतलब इन रेडियस। ठीक है बच्चों, अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं मतलब मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के अंदर मैंने क्या बनाया, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाया। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों, ये ट्राइंगल जो हो गया ये अब जहां पे जो निकलेगी वो निकलेगी सरकम रेडियस। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इन रेडियस का अगर मैं बात करूं, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो वो फॉर्मूला है बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेन्यूज। देखो एक बात याद रखना, ये मैं जो अभी आपको समझा रहा हूं ये समझा रहा हूं मैं राइट एंगल के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में, राइट एंगल के। तो अभी नॉर्मल ट्राइंगल में क्या होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन रेडियस जो है वो बेस प्लस हाइपोटेन्यूज माइनस बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेन्यूज कर दोगे, अपॉन 2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा इन रेडियस। अगर मैं आपसे बोलूं कि सरकम रेडियस कितना है तो वो हो जाएगा बच्चों, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है इसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। तो हाइपोटेन्यूज को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे राइट एंगल में तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपका सरकम रेडियस। देखो यहाँ पे एक दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए क्योंकि राइट एंगल की बात है। आपको पता है जब भी राइट एंगल आएगा आपको बहुत बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। वो थ्योरम आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। लेकिन जो चीज यहाँ पे याद रखने वाली है जिससे आप इजिली क्वेश्चन को क्रैक करोगे एग्जाम से, वो ये है बच्चों कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पूरे के पूरे लर्न होने चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे 3 4 5, तो अगर आपकी एक साइड 3 है दूसरी 4 है तो तीसरी आपकी 5 होगी। परफेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट बना हुआ है। तो ऐसे 5 12 और 13 है जो परफेक्ट है, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही आपका 8 15 17 में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपका 7 24 25 भी है। ये आपको हेल्प बेसिकली क्या करता है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 और 24, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस निकालना नहीं है, आपको खुद ही पता है ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को पिक कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इनको एक बार रीड कर लेना, लर्न हो जाएंगे, 2-4 बार यूज करोगे तो, और आपको प्रॉपर्टी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। 20 21 एंड 29, 9 40 एंड 41, उसके बाद 28 45 53, ये भी एक वो है। उसके बाद 12 35 37, ये भी आपका क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया कौन सा, राइट एंगल की ट्राइंगल, और उसके साथ हमने पढ़ लिया इन रेडियस और सरकम रेडियस। इसी के बाद बच्चों आपसे मैं बात करूं तो एक हमारा ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल को मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों वो होता है जिसमें तीनों की तीनों साइड भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर तीनों एंगल बराबर होंगे तो बाय डिफॉल्ट
तीनों एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे 60 60 60, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल जो होता है वो क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एरिया होता है, देखो नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो क्योंकि ये साइड तीनों इक्वल है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो एरिया जो होगा वो बच्चों क्या होगा, वो होगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर इन रेडियस की बात करें हम तो इन रेडियस होगा a/2√3 वेयर a इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें तो सर्कम रेडियस आसान है, a/√3 कर देंगे। और अगर किसी वजह से हमें हाइट निकालनी, हाइट होगी जो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, तो अगर मुझे हाइट निकालनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो वो हो जाएगी √3a/2। तो बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इसकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो। सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप 8 से 9 आराम से कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, एक एक टॉपिक को इतना डीप में डिस्कस किया है मैंने, शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने ये बना दिया है, दो साइड है, ये थीटा हो गया, तो दो साइड है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। ये हमारी ए साइड हो गई तो ये भी ए हो गई, और ये वाली जो साइड है इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको हमने मान लिया बी। तो इसमें अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों एरिया हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट तो होता ही है, लेकिन जो स्पेशल ट्राइंगल्स होते हैं जैसे आइसोसेलेस हो गया, राइट हो गया, इक्विलेटरल हो गया, यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा b/4, मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट में 4 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मेरा बच्चों क्या आ गया, ये मेरा आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे बात करूंगा एनी ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल मतलब अब ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो ना आइसोसेलेस है ना इक्विलेटरल है, बाकी कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है 30 हो, ये हो सकता है 40 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आपको पता है, आप बचपन से पढ़ रहे हो ये बात कि हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, इसका एरिया होता है। ये इसकी तीन साइड है ए बी और सी। और आपने एक बात और सुनी होगी, बचपन में पढ़ा होगा, एरिया निकालने का एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है उससे भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पे आपका एस क्या होता है बच्चों, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अगर हमें कोई नॉर्मल ट्राइंगल दिया हुआ है जो ना ही इक्विलेटरल है ना ही आइसोसेलेस है, और मुझे बोला है बच्चों इसका इन रेडियस निकालो, तो इन रेडियस का निकालने का तरीका होता है ट्वाइस कर दूंगा मैं, इनटू कर दूंगा इसे एरिया से, एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डिवाइड करूंगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स को मैं एक बात और बोल देता हूं, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है पेरीमीटर। अगर मैं सर्कम से रेडियस की बात करूं, सर्कम रेडियस जो होता है वो क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स। तो मान लो तीन साइड की कुछ लेंथ दी हुई है, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड कर दूंगा, किससे कर दूंगा बच्चों, 4 इंटू एरिया। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया बच्चों, ये मेरा निकल के आ गया है सर्कम रेडियस। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल के बेसिक बताए हैं। अब कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स को, ये बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मान लो मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसके बाद ये जो है ये इसका ये जो है तीनों मीडियन जो है, तीनों मीडियन मतलब यहाँ से एक मीडियन आई, यहाँ से एक मीडियन आई और यहाँ से भी एक मीडियन आई, तो तीनों मीडियन जहां मिलती हैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बच्चों मैं बोलता हूँ सेंट्रॉइड। ठीक है बच्चों, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और जहां पे ये लोग मिले हैं इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, ये मैंने बोल दिया जी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटर, हमने सबसे पहला सेंटर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे पहला सेंटर है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है, लिख लो, वेयर ऑल द मीडियंस मीट। एक बात जो यहाँ पे लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है आपको कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है हमेशा 2:1 के रेशियो में। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, हमें पता होना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो AG:GD जो होगा इट विल बी 2:1, और ये तीनों में हमेशा सिमिलर रहेगा। इसके बाद अगर बच्चों आपसे नेक्स्ट सेंटर की बात करूं तो नेक्स्ट सेंटर मेरा निकल के आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों, ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे तीनों की तीनों जो है हाइट मिलती है, तीनों की तीनों जहां पे हाइट मिलती है, या फिर मैं बोलूंगा एक ट्राइंगल की एल्टीट्यूड मिलती है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ऑर्थो सेंटर। तो यहां से इसकी हाइट आएगी जो 90 डिग्री बनाएगी, यहां से ये वाला जो है ये 90 डिग्री बनाएगा, और यहां से ये जो है ये 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो पॉइंट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्थो
सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का यूज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है क्या नहीं होता है। सेंट्रॉइड वैसे पेपर में ज्यादा पूछा जाता है या फिर इन सेंटर ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बच्चों क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सरकम सेंटर। बच्चों सरकम सेंटर और जो हमने इससे पहले पढ़ा वो क्या था, वो था ऑर्थो सेंटर। इसमें फर्क क्या है कि ऑर्थो सेंटर जो होते हैं वो हमेशा वर्टेक्स से निकलती है, लेकिन सरकम सेंटर जो है वो वर्टेक्स से निकले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहां से ऐसे पास हो सकता है, ये वाला यहां से पास हो सकता है ऐसे करके, और ये वाला हो सकता है यहां से ऐसे पास हो जाए। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर लिख लेना, मिड पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पे भी सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसे मैं क्या बोल देता हूं, इसे मैं बोलता हूं सरकम सेंटर। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है उसको मैं बोलता हूं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, जैसे ये एक एंगल है, ये मान लो कुछ 40 डिग्री का एंगल है, तो एक लाइन जो इस पार्ट को 20-20 में डिवाइड कर देगी एंगल को, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल बाइसेक्टर बोलूंगा। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी और ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इन सेंटर। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, इसकी हेल्प से आप काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे प्रॉपर्टी से, देखो इस वाली वीडियो में मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग वीडियोस बनाता हूं। ये मैं वीडियो बना रहा हूं पूरी कॉन्सेप्चुअल। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सारे तरीके से लिख लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए सिर्फ एक मजाक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद ट्रायंगल्स में जो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बच्चों पूछे जाते हैं सिमिलैरिटी पे। तो अगर ये आप नोट्स बना लोगे, इसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लूंगा, तो सारी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं बच्चों, तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, वो कभी भी अलग अलग केसेस में सिमिलर हो सकते हैं। तो अगर वो सिमिलर है, देखो एक तो हमने पढ़ा होता है बचपन में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है जो बिल्कुल ही कॉपी होता है, लेकिन ये क्या है, ये देखो थोड़ा बड़ा है लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभी समझ में नहीं आ रहा कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो आप एज्यूम कर लो, हो सकता है आपको सिमिलर हो, आपको नहीं पता हो, और क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको हेल्प मिल जाए। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो उस केस में जो इसकी लेंथ का रेशियो होता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर, दैट विल बी फर्दर इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये ऐसे इक्वल हो जाएगा। और एरिया देखो बच्चों काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया पे आपने देखा होगा कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना दिया, कोई इसका हाफ ट्राइंगल है लेकिन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया है। अब आपसे पूछा इसका रेशियो, इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो उनमें सब में यही प्रॉपर्टी लगती है हर एक क्वेश्चन में। तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा। तो मान लो मुझे ए बी दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है मुझे 1, तो मेरा रेशियो हो जाएगा ट्राइंगल का, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ये, तो स्क्वायर हो रहा है तो रेशियो हो जाएगा 4:1। तो एरिया का रेशियो पूछा जाएगा तो वो साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हमेशा होता है। बच्चों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मान लो आपको मीडियन दे रखी है, ठीक है, आपको पता है मीडियन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, जो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मान लो मुझे तीनों मीडियन दी हुई है, मान लेते तीनों मीडियन है M1 M2 और M3, तो क्या मैं मीडियन की हेल्प से एरिया निकाल सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। बस आप ये समझ लो कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वही आपको अप्लाई करना है, थोड़ा सा ट्वीक करना है। तो एरिया जो होता है वो होता है बिल्कुल हीरोन्स फॉर्मूला की तरह, 4/3 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, S माइनस M1 S माइनस M2 मल्टीप्लाई बाय S माइनस M3। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो यहाँ पे S होता है वो क्या है, वो वही होता है जो वहां पे हम करते हैं, तीनों साइड प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हम तीनों मीडियन प्लस कर देंगे, अपॉन कर देंगे 2 से, तो 3। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें क्या दे रखा है, अगर हमें दे रखा है मीडियंस की लेंथ। इसके बाद बच्चों अगर आपसे बात करूं जो काफी इंपॉर्टेंट है एरिया के कॉन्सेप्ट में, वो कॉन्सेप्ट है अपोलिनियस थ्योरम। ये मतलब ये समझ लो कि पूरे ट्राइंगल का ब्रह्मास्त्र है। तो अपोलिनियस थ्योरम बच्चों जो होती है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल्स में ये प्रॉपर्टी यूज होती ही होती है। तो ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ये होता है ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और ये जो है ए डी मैंने यहां से लाइन ड्रॉ करी, ये क्या है बच्चों, ये है मीडियन। तो अगर ये मुझे इस तरह से कुछ दिया हुआ है तो क्या होगा, अगर इफ ए डी इज द मीडियन, तो उस केस में क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बच्चों ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज आप मार्क कर लो और ऐसे करके आप एक पॉइंट टू रिमेंबर बना लो, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, यूज होती है हमारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं बात करूं तो आपसे क्या बात करूंगा मैं, अगर बात करूंगा अगर आपसे निकालना है एरिया, क्या एरिया निकालने कोई और भी तरीका है? वो तरीका है, मान लो मुझे ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और यहाँ पे मुझे एक थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे ये लेंथ दे रखी है A और ये लेंथ दे रखी है B। तो बच्चों आप मुझे बताओ पहले वीडियो को पॉज करके, कभी आपने बचपन में पढ़ा है कि सिर्फ इतना सा दिया होने पे क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं? उसके बाद आप देखो कि एरिया निकालने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे एरिया निकालने का तरीका बिल्कुल वही है, हाफ कर दोगे आप, A इंटू बी कर दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ हाइट नहीं पता तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन थीटा से, तो हाफ A इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो जो एडजेसेंट साइड दे रखी होंगी और मुझे एक थीटा दे रखा हो तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होती है जो काफी जगह बच्चों ने देखी है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ये प्रॉपर्टी जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस में भी आप देखोगे। उस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, और ये क्या है, ये AD है और AD क्या है यहाँ पे, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर AD जो है, AD अगर एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल A का, तो उस केस में AB अपॉन BD विल ऑलवेज बी इक्वल टू AC अपॉन CD। देखो बच्चों, बच्चे ज्योमेट्री क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें ये याद नहीं रहते कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को एक बार देखो, फिर एक बारी और देखो, ताकि आपको एक एक प्रॉपर्टी लर्न हो जाए। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके नोट्स काफी अच्छे से बना लेना। ट्राइंगल्स के हमने मेजर मेजर पार्ट कवर कर लिया है। इसके बाद अगर मैं आगे मूव करूं तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, सर्कल्स। सर्कल्स में देखते हैं बच्चों हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। तो सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को पहले समझ लेते हैं। एक मान लो ये सर्कल बना हुआ है, इसमें क्या क्या मेजर लाइंस हो सकती हैं। सबसे पहले हमें पता है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसे मैं क्या बोल देता हूं, उसे बोलता हूं तो मैं डायामीटर। डायमीटर के बाद अगर मैं दो पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो ये बन जाती है कॉर्ड। इसके बाद अगर मैं यहाँ से एक हाफ इसका कर दूं डायमीटर का तो ये बन जाती है रेडियस। और रेडियस के बाद अगर मैं एक लाइन को बाहर से ऐसे क्रॉस कर दूं तो ये बन जाती है टेंजेंट। और अगर एक लाइन है जो सर्कल को क्रॉस करते हुए बाहर से निकल जाती है इस तरह से कुछ, तो ये बन जाती है सेकेंट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। और डायमीटर जो होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि AB इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो आप आराम से टिक कर सकते हो क्या, डायमीटर का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या चीज है, एक ही आपको लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो है ये आपका बन गया है माइनर सेगमेंट और ये दूसरा वाला जो बन गया है वो बन गया आपका मेजर सेगमेंट। और यही चीज अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये जो बन गया है ये आपका बन गया है सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे हम कुछ चीज देखते हैं, वो चीज ये है कि कोई भी कॉर्ड जो है वो एक सर्कल को दो पार्ट से डिवाइड कर देती है, एक कर देती है माइनर सेगमेंट में और एक कर देती है मेजर सेगमेंट में। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं बच्चों, तो फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आपको शायद लर्न नहीं करना पड़ेगा। वो कुछ इस तरह से होता है, मान लो ये एक ऐसे दिया और ये थीटा दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो होगा इसको मान लो आप कि ये होगा आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया L। ठीक है बच्चों, तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों, वो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता ही है। जो सरकमफ्रेंस होता है वो भी आपको पता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपको इस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इस एरिया जो मैंने यहाँ पे सेक्टर बनाया है ये वाला, इसका मुझे एरिया निकालना है, तो वो बच्चों क्या होगा, सेम वही एरिया होगा जो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर्कल में आपको पता है हम पूरा का पूरा 360 काउंट करते हैं, 360 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थीटा अपॉन 360 कर देंगे। सिमिलरली हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा लेंथ ऑफ L, जो मैंने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ किया हुआ है ये वाला। तो लेंथ ऑफ आर का सेम वही फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर कर दूंगा मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा थीटा अपॉन 360 से, तो मेरा क्या निकल जाएगा बच्चों, मेरा निकल के आ जाएगा ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके बाद बच्चों जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सर्कल की प्रॉपर्टीज। काफी सारी सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन हमेशा बन के आते हैं, तो हम फटाफट से वो समझेंगे। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक एक प्रॉपर्टी को आप प्लीज पेन डाउन कर लेना, उसको लिख लेना, ताकि आप सर्कल के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज ना हो, कभी भी स्टक ना हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी यहां से शुरू होती है, वो शुरू ये होती है कि एक कॉर्ड है और अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देता हूं तो ये इस सर्कल की कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। लिखना चाहते हो तो लिख लो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक सर्कल है और दो कॉर्ड्स बनी हुई हैं और दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो उस केस में क्या होगा, वो जो सर्कल से इसका सेंटर से जो लाइन आएगी वो भी इसे इक्वली डिवाइड करेगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वाइसा वर्सा। मान लो अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड दोनों इक्वल हैं, तो आप ये भी समझ जाओ कि ये सेंटर से दोनों इक्वी डिस्टेंट होगी। तो अगर ये यहां से 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अदरवाइज वाइसा वर्सा, अगर आपको दे रखा है कि ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो आप समझ जाओ दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी सिमिलर होगी। इसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है कि अगर एक एंगल बनाते हो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट मतलब मान लो यहाँ पे एक कॉर्ड बनी हुई है, ये एक सेगमेंट है और आपने एक एंगल बनाया ये, ठीक है, और बच्चों आपने यही एंगल बनाया ऐसे, तो ये जो एंगल होगा एंगल 1 और एंगल 2 ये हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं। इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं बच्चों आपके लिए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो एक सेगमेंट है और वो सेगमेंट डायमीटर है, तो ये एंगल जो होगा वो हमेशा इक्वल तो होगा ही, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है। साथ में जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो कहती है एंगल विच एन आर्क सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। बच्चों काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा सुनने में, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है बच्चों कि मान लो ये एक एंगल है और ये एक सेगमेंट है, यहां से आपने एक एंगल बनाया इसके बॉर्डर पे, मतलब सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया, चाहे वो ऐसे बनाया हो चाहे वो ऐसे बनाया हो, और ये इसका सेंटर है, मान लो सर्कल का ये सेंटर है और आपने एंगल बनाया ये, ठीक है। तो ये एंगल मान लो मैंने बोल दिया इसे एंगल 2, इसे बोल दिया मैंने एंगल 3, और ये जो सेंटर में बनाया ये मैंने बोल दिया एंगल 1। तो मैं जो प्रॉपर्टी आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि एंगल 1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 2। तो ये आपको समझने की बात है। जो सेंटर पे आप एंगल सबटेंड कर रहे हो वही एंगल जो होगा वो डबल हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा सर्कमफ्रेंस पे, या फिर आप बोल सकते हो जो सर्कमफ्रेंस पे है उसका डबल हो जाएगा सेंटर पे। तो ये प्रॉपर्टी आप काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। दूसरी बात देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है बच्चों कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर दो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये ए बी है और ये बच्चों सी डी है, तो ये दोनों की दोनों जो कॉर्ड है ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर्कल की क्या कहती है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होता है? एक सर्कल है, इसके अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और ये क्वाड्रिलेटरल मान लो ए बी सी डी बना हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि मान लो ये एंगल है 1, ये एंगल है 3, ये एंगल है 2 और ये एंगल है 4। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो होगा 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो भी होगा 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिट एंगल जो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होंगे उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये तो आपको पता ही है कि चारों एंगल जो सर्कल के होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपने लिख ली है। अब आती है कुछ सर्कल की एडवांस प्रॉपर्टीज। सर्कल की एडवांस प्रॉपर्टीज क्या कहती है? मान लो ये एक सर्कल है और एक जो है वो टेंजेंट निकल के जा रही है, यहां से टेंजेंट होता है जो यहाँ पे सर्कल को टच करके जाती है एक ही पॉइंट से, तो वो टेंजेंट जो जा रही है तो वो क्या होगा? वो टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मतलब जहां पे भी ये पॉइंट टच हो रही है वहां से अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा हमेशा। तो अगर मान लो टेंजेंट यहां से जा रही है और आपने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी तो ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे सर्कल टच कर रहा होगा उस टेंजेंट को। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी निकल के आई है। इसके बाद बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पे यूज होती है। वो ये कहती है कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो हमेशा सेम होगी। तो मान लो ये है
ओ ये है ए और ये है बी और ये है सी, तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल के आए हैं। तो द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। तो ये आपने प्रॉपर्टी लिख ली है। इसके बाद बच्चों बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिखने से पहले ही इस प्रॉपर्टी का आगे ऐसे बना लो पॉइंट टू रिमेंबर। और ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विद टू सीकेंड्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो बच्चों टू सीक्वेंस अगर मुझे बनानी है तो वो दो तरीके से यहां बन सकती है, एक सर्कल ये है, एक ये है। मैं दोनों केसेस आपको समझा देता हूं। वो केस क्या है, ओ इसका सेंटर है, इसका भी ओ सेंटर है। सीकेंड क्या होती है, जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और बाहर निकल जाती है। तो मान लो ये पी है और ये कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन बना दी है, ये मैंने डी बना दी है। तो ये हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया है बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये क्या है, ये ओ है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इनसाइड बनाना चाहता हूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये थोड़ा सा इसको वापस बना के देखते हैं। ये कोई कॉर्नर में टच हो गया है, तो ये मान लो सर्कल है, ये आपकी एक लाइन यहां से आ गई है और एक लाइन ये यहां से आ गई है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया बच्चों, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और इसका सेंटर क्या हो गया बच्चों, ओ हो गया। तो ये दोनों मैंने जो केसेस बनाए हैं, ये दो केसेस बना दिए हैं जिस तरह से आप सीकेंड को ड्रॉ कर सकते हो। तो इन दोनों केसेस में बच्चों पी ए इंटू पी बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो ये प्लीज आप लिख लो, काफी ज्यादा क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी आपको और आप सर्कल के काफी क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से आप कर पाओगे। अगर मैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है सीक्वेंस और एंगल में क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं सीक्वेंस और एंगल में क्या रिलेशनशिप है, तो मान लो ये एक सर्कल है और ये जो सर्कल है ये यहां पे एक पॉइंट निकल के आता है, ये पी है और ये क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई है पी ए बी। वैसे ही एक सेकंड और बन गई है, वो है पी सी डी। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा बच्चों। और ये क्या है, ये इसका सेंटर है ओ। तो यहां से जो लाइन बनेगी वो बनेगी ए ओ, जो यहां से लाइन बनेगी बच्चों वो बनेगी ओ सी, ये बन जाएगी आपको बी ओ और ये बन जाएगी ओ डी। तो अगर इस तरह से दो सेकंड और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल थीटा बोल दो चाहे आप एंगल पी बोल दो, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ सी। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर मैं माइनस करके हाफ कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी विद वन सीकेंट एंड वन टेंजेंट। तो बच्चों अगर मान लो ये एक सर्कल दिया हुआ है, मुझे ये एक तो दी हुई है टेंजेंट ए बी और एक दी हुई है मुझे सीकेंट, वो ऐसे बीच में से जा रही है, वो है ए सी डी। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो होगा ऑलवेज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार प्लीज आप लिख लेना। इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और मैं बोलूं कि एक सीकेंट और एक टेंजेंट में एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो बच्चों वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। मान लो ये एक सर्कल है, ये यहां पे जो लाइन जा रही है ये है ए बी, ये हमारी क्या है, ये है टेंजेंट। और यहां से एक लाइन जा रही है बच्चों, ये ए सी डी, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी सीकेंट, ये एंगल हो गया है थीटा। तो बच्चों यहां पे ये है ओ आपका सेंटर। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी जो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ी थी, ये हो गया आपका यहाँ पे, ये इस तरह से एंगल बन गया। तो ये जो एंगल हो गया ये हो गया मान लो फॉर एग्जांपल y, ये एंगल हो गया फॉर एग्जांपल x। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा हो जाएगा इक्वल टू हाफ अपॉन एंगल x माइनस y। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल a इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस एंगल BOC। तो ये बच्चों हमने प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था दो सीक्वेंस में। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी इसकी, किसके साथ, इसके साथ बता दी है आपकी एक सीकेंड और एक टेंजेंट के साथ। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉमन कॉर्ड की। कॉमन कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, देखो कॉमन कॉर्ड जो बनानी है वो दो तरह से बन सकती है। सबसे पहले बन सकती है जब आपने एक इस तरह से बनाया सर्कल, तो दोनों की कॉमन कॉर्ड होगी ये वाली। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दो सर्कल हो गए, ये इनके सेंटर हो गया, ये ए बी इज द कॉर्ड। अगर मैं दूसरे केस की बच्चों बात करूं तो दूसरा केस होगा जहां पे जो सर्कल के सेंटर होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये इसका सर्कल का सेंटर होगा और ये जो होगा वो इसके सर्कल सेंटर होगा और कॉमन कॉर्ड होगी यहाँ पे ए बी। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही केसेस में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है तो इस वाले केस में जिसमें सेंटर अलग है और वो बस एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं, पास से जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगी ट्वाइस इंटू R1 इंटू R2 अपॉन डी।
तो R1 और R2 क्या है, दोनों की रेडियस है, और D क्या है, D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है। और अगर मैं इस वाले केस में बात करूं बच्चों, लेंथ क्या होगी, तो वो हो जाएगी लेंथ इक्वल टू √3 इंटू रेडियस। मैंने यहाँ पे R1 या R2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये वाला केस तभी पॉसिबल है जब दोनों सर्कल इक्वल होंगे, दोनों की रेडियस इक्वल होगी। तो कोई भी आप रेडियस लिख दोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। किसकी लेंथ मिल जाएगी बच्चों, कॉमन कॉर्ड की। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं क्या, कि लेंथ कैसे निकालनी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं एक बार, समझ लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी पॉइंट मिस हो जाए। तो अगर बच्चों मैं बात करूं, यहाँ पे एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका ये है, तो ये बच्चों जो हो गया, ये हो गया आपका बड़ा वाला आर मतलब कैपिटल रेडियस, और ये मैंने कर दिया है स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमें पता है हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डी। तो अगर एक टेंजेंट कुछ इस तरह से निकल जाए, इस तरह से दोनों का सेम ऊपर से निकल जाए, तो ये हमारी हो गई है डायरेक्ट टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम क्या है बच्चों, ये टेंजेंट का नाम है ए बी। तो अगर मुझसे कोई बोले ए बी की लेंथ क्या होगी, तो ए बी की लेंथ होगी डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो आर जो हो गया वो बड़े वाले का स्क्वायर हो गया, और ये जो हो गया आर माइनस आर का होल स्क्वायर है ये। तो इसको वापस लिख देता हूं आपके लिए मैं, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया है। अगर मान लो यही चीज हो जाए और मैं बोलूं कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालूंगा बच्चों, अगर मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक और सर्कल है, तो ये वाली रेडियस जो हो गई ये तो हो गई आर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये वाली जो रेडियस हो गई ये हो गई स्मॉलर आर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है, वो है डी। लेकिन इस बार टेंजेंट ऊपर से नहीं जा रही है, इस बार ट्रांसवर्स होके जा रही है, मतलब यहां से कुछ इस तरह से ये टेंजेंट निकल के जा रही है। तो ये जो टेंजेंट है बच्चों ए बी, इस टेंजेंट का बोलूंगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि दोनों से कॉमन है। और इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इसकी लेंथ होगी ए बी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, हमने दोनों रेडियस को माइनस किया था, यहां पे हमने क्या कर दिया, आर प्लस आर का होल स्क्वायर यहां पे हमने कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा ये डिटेल में बता दिया है। इसके बाद बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो हमारा टॉपिक शुरू होता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ लेते हैं फटाफट से। क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो 4 साइड जब भी होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाड्रिलेटर। तो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर बन गया है। काफी बच्चे मैंने देखा है कि वो लिखते हैं ए बी यहाँ पे और सी लिखते हैं यहाँ पे, डी लिखते हैं यहाँ, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। ए बी सी डी हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। तो चारों एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल टी जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं जिसके हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो बच्चों अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले मोस्ट बेसिक क्वाड्रिलेटर से, वो होता है हमारा स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई, देखो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, और चारों साइड के साथ साथ चारों एंगल इक्वल होते हैं। एंगल इक्वल होने के साथ साथ चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जो इसकी डायगोनल्स होती हैं वो दोनों की दोनों डायगोनल्स इक्वल होती हैं, और दोनों की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख लेना, इसको एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are 90 degree, diagonals are equal and diagonals bisect each other at 90 degree। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करूं तो आपको बच्चों पता है एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर या फिर हाफ इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डायगोनल। तो अगर आपको स्क्वायर की डायगोनल दे रखे तो भी आप एरिया निकाल सकते हो। पेरीमीटर जो होता है वो आपको पता ही है, वो होता है 4a, और जो डायगोनल होती है वो होती है √2a। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की बात करूं तो वो है मेरा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो चारों एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, डायगोनल्स इक्वल होती हैं, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती हैं। तो लिख लो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चों, तो एरिया है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड। पेरीमीटर होता है 2L प्लस 2B। और अगर मैं बात करूं बच्चों डायगोनल्स की, तो डायगोनल अगर निकालना है तो वो होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिक पाइथागोरस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बच्चों आपसे, तो वो है हमारा रोम्बस। रोम्बस में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, रोम्बस होता है, आपने कभी काइट देखी हो, काइट, तो वो रोम्बस शेप की होती है, वो इस तरह से कुछ होती है।
तो काफी इंपॉर्टेंट आता है रोम्बस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रोम्बस बच्चों को पता नहीं होता अच्छे से और क्वेश्चंस वो काफी पूछ लेता है। तो ये जो है बच्चों वो है ए बी सी डी, ये इसकी मैंने बता दी है डायगोनल 1 और ये मैंने बना दी है इसकी डायगोनल 2 और जो सेंटर है वो है 0 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है वो प्रॉपर्टी पहले लिखो। वो प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होगा, जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो। दूसरा है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर एज वेल, तो जो डायगोनल है वो एक एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों हमारे लिए, वो निकल के आता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया निकालना है रोम्बस का, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 मतलब डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर और बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट आपको दे रखा होगा तो भी आप निकाल सकते हो, या फिर साइड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे आप साइन थीटा से, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आप यहां से भी एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको साइड नहीं दे रखी है, डायगोनल दे रखी है, तो क्या आप साइड निकाल सकते हो? हाँ आप निकाल सकते हो। साइड का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया बच्चों? ये मेरा निकल के आ गया है क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद बच्चों अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल आता है वो बच्चों निकल के आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो हो गया ये इसका बेस हो गया और ये जो हो गई इसकी हाइट हो गई, ये यहां से जो टच करेगा 90 डिग्री पे ये क्या हो गया? हाइट हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये अपोजिट साइड जो होंगी ये बराबर होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, और बच्चों जो डायगोनल्स होंगी वो बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। 90 डिग्री पे करेगी या नहीं करेगी दिस इज नॉट नेसेसरी, बट दे विल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो एरिया होता है बच्चों वो होता है बेस इनटू हाइट। तो ये हमारा क्या आ गया? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। इसके बाद बच्चों अगर नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की बात करूं तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर मेरा बन के आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बन के आता है, हम सबने बचपन में देखा है ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से दिखता है, और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रेपेजियम। ए बी सी डी ये मेरा ट्रेपेजियम निकल के आ गया, और अगर मैं दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये बन गई है इस ट्रेपेजियम की मीडियन, और अगर इसकी हाइट होगी तो वो हाइट यहां से निकल गई, ये इसकी हाइट हो गई है ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम पे मैंने देखा है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, बट बच्चों को आई डोंट नो क्यों नहीं समझ में आता। तो मैं इसमें देख लेता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? अपोजिट जो साइड्स होती है उसमें एक ही पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। आप देख भी पा रहे हो इसमें ये वाला साइड पैरेलल है बट ये पैरेलल नहीं है। जो डायगोनल्स होती हैं दे कट ईच अदर इन द म्यूचुअली सेम रेशो। तो ये चीज बच्चों समझने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है जो ये डायगोनल्स है ना, ये वाली डायगोनल्स जो है ये एक दूसरे को कट करेंगे इन द सेम रेशो। मतलब अगर ए बी 1 है, ठीक है, और इसको मैं अगर थोड़ा सा फेयर कर दूं डायग्राम को, तो देखो इस तरह से कुछ दिखेगा। ये हमारा बन गया है डायग्राम, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, और ये इसका हो गया डायगोनल से एक दूसरे को कर दिया है डिवाइड, तो ये हो गया है 0। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ए बी अगर 1 है और डी सी अगर 2 है, तो जो ए ओ इज टू ओ सी होगा वो भी 1:2 होगा, और जो बी ओ इज टू ओ डी होगा वो भी 1:2 होगा। तो कहने का मतलब दिस रेशो इज सेम एज दैट बिटवीन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो जो पैरेलल साइड होंगी उसका जो डिस्टेंस होगा वही जो डिस्टेंस होगा वही जो रेशो होगा डायगोनल्स का भी रेशो होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसे लिख लेना। इसके बाद बच्चों अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो बच्चों यहां से समझ के आती है कि ये ए बी सी डी ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और बच्चों अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपोजिट होते हैं, वो होते हैं प्लस। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है वो होता है 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होता है वो भी होता है 180 डिग्री। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऐसा है, अगर इसी फिगर को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब कि मैं क्वाड्रिलेटर बना दूं बाहर और इसके अंदर बना दूं एक सर्कल, तो इसमें क्या मेरी कोई प्रॉपर्टी निकल के आती है? हाँ बच्चों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ए बी सी डी मान लो अगर ये क्वाड्रिलेटरल और ये इसका सर्कल है 0, तो भाई ओ है इसका सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा ए बी प्लस सी डी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी सी
प्लस AD। तो मतलब ऑपोजिट सम ऑफ साइड्स इज इक्वल। तो अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है तो होगा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, लेकिन अगर सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आई होप आपको ये क्वाड्रिलेटर की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, वो है हमारा पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स बच्चों देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, एक होता है इररेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है बच्चों? रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसमें इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे सेम होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर सेम एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो सेम। ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स आर सेम, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। पेपर में अगर आप देखोगे तो 100 में से 95 से 96 क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगॉन से आते हैं। इररेगुलर पॉलीगॉन काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए इररेगुलर पॉलीगॉन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पेंटागन है या हेक्सागन है तो उस पॉलीगॉन को बोलते क्या है। तो देखो अगर 3 साइड्स है तो आपको पता है ट्राइंगल बोलते हैं, अगर 4 साइड्स है तो बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो बोलते हैं पेंटागन, 6 है तो बोलते हैं हेक्सागन, 7 है तो बोलते हैं हेप्टागन, 8 है तो बोलते हैं ऑक्टागन और 10 है तो बोलते हैं डेकागन। तो ये इंपॉर्टेंट रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनके कुछ फॉर्मूलेज आपको बता देता हूं जिससे आप डायरेक्टली अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी के सारी चीजों को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो देखो दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक होता है इंटीरियर एंगल। तो ये होता है इंटीरियर एंगल, और अगर मैं बाहर में बना दूं ये होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपको कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है और आपसे बोला है एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है किसी भी पॉलीगॉन का, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद अगर आपको किसी भी ट्राइंगल किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n। तो ये होता है इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं बोलूं आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने, काफी बार ये पूछा जाता है बच्चों बताओ इसमें कितनी डायगोनल्स होंगी, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो होंगी वो होंगी n माइनस 3 अपॉन 2 हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आंसर? यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ साइड्स। मान लो फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल कितनी होती है आपको पता है 2 होती है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले में फिट करके 2 आ रहा है? देखो यहाँ पे आपने देखा साइड्स कितनी है 4, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया कैंसिल, 2 आ गया मेरा आंसर। इसके बाद अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि आपको निकालने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर आपको निकालने हैं इन एनी पॉलीगॉन तो बच्चों वो कैसे निकलेंगे? वो देखो कैसे निकलेंगे, वो होता है n माइनस 4 n माइनस 5, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स एंड n इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। सोचो ना यहाँ पे 3 आ गए 4 आ गए तो माइनस में हो जाएगा, तो ग्रेटर देन अगर 6 है या इक्वल टू 6 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। लेकिन मान लो दिया हुआ है लेस देन 3 या लेस देन 6, तो भाई n माइनस 1 n माइनस 2 कर देंगे, जहां पे n जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 3। इसके जो कम वाले होते हैं वो तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि n 2 है तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो दैट इज वेरी इजी। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है n माइनस 4 अपॉन n माइनस 5 अपॉन 6। ये 6 लिखना मत भूलना यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आएगा, अगर n ग्रेटर देन 3 है तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अगर n जो है वो ग्रेटर देन 6 है तो ये हो जाएगा n माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन 6। ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन एनी पॉलीगॉन था। बच्चों अगर सम पूछ रहा है, वो सम बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ सम ऑफ एंगल कितना होगा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है बच्चों 180 n माइनस 360। तो आप करके देख लो चाहे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमें पता है सम कितना होता है, सम होता है 180। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 3 रखो और देखो क्या 180 आ रहा है? हाँ आ रहा होगा। अगर 4 कर दोगे आप इसी को तो 180 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 180 इंटू 4 होता है 720 माइनस 360, तो आपका एंगल आ गया 360। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 होता है 4 साइड में, होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है n बाई 2 माइनस 1। ये रेशियो निकालने का तरीका है, ये दिया हुआ है वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। तो ये हमने क्या करा, हमने सारे के सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स कर लिए हैं। तो सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। काफी सारे भाई इंपॉर्टेंट लेसंस आपको यहाँ पे मिले होंगे एंड काफी ज्यादा
अब आपके में कॉन्फिडेंस आ गया इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि भाई हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको डेली लेवल पे अपडेट्स मिलते रहे। इसके साथ ही अगर आप कोई पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो, कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट विजिट कर लो studybus.co.in, यहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।